नमस्कार दोस्तों। साथियों, दुनिया में अभी भी कई ऐसे देश हैं जो बुद्ध को अपना पूर्वज मानते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को अपना आइडियल मानते हैं। ऐसे में आज की जो स्ट्रीम है इसमें उन सारे प्रश्नों को देखने की हम कोशिश करेंगे जो आम तौर पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो, वास्तविक हो, किसी भी धर्म मजहब पंथ से वो ताल्लुकात रखता हो, लेकिन उसके मन में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, स्पेशली बुद्ध को लेकर। क्योंकि बुद्ध की जो धरती है वो कभी भारत बताई जाती है तो कुछ लोग नेपाल भी बता देते हैं। और बुद्ध की शिक्षाएं क्या थीं, बुद्ध इतने लोकप्रिय क्यों हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जिस बंदे का जहाँ पे जन्म होता है उस जगह पे वो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ या नेपाल या जम्बू द्वीप हम कहें, और यहाँ पे हुआ, और इसके बावजूद ये पूरी दुनिया में ज़्यादा फेमस हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो उनसे नफरत करने वाले ही दूसरे कौम यहाँ पे हैं। यानी कि जो बुद्ध की सभ्यता थी उस पर किसी और का अधिग्रहण हो चुका है, यानी बुद्ध की सभ्यता को गुलाम बना लिया गया है। कोई और जो है यहाँ पे अपनी सत्ता या अपनी सभ्यता स्थापित किए हुए है, संस्कृति स्थापित किए हुए है, और बुद्ध की जो एक्चुअल संस्कृति है वो गुलाम की गई है। तो इस पे हमें समझना होगा, हमें इस चीज़ को देखना होगा, और आमतौर पर जो बहुत सारे जो प्रश्न उभरते हैं उन सबको हम लोग देखेंगे, जिसमें से सबसे जो मेन फोकस होगा हमारा ये होगा कि एक सवाल खड़ा किया जाता रहा है अक्सर, हाँ, धार्मिक लोगों द्वारा ही खड़ा किया जाता है कि भाई बुद्ध के सबूत क्या हैं, बुद्ध थे कि नहीं थे, इसके क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं, या ऐसे ही हवा हवाई जैसे उनके जो तथाकथित ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, दुर्गा काली हैं, राम कृष्ण हैं, ये सबको ऐसे ही हवा हवाई मान लिया जाता है। क्या बुद्ध को भी ऐसे ही हवा हवाई मान लिया गया है? क्योंकि जितने भी ये रिलीजियस लोग हैं इनका तो अपना कोई सबूत होता नहीं है। पिछले 500 साल, 600 साल या 200 साल के अंदर जो कागज पे कलम के द्वारा जो बातें लिख दी गई हैं, हवा हवाई बातें, उसमें ही लिखी बातों को ये लोग अंतिम प्रमाण मान लेते हैं, और उसमें ही वो बंदा ये भी लिख देता है कि शास्त्र का ही प्रमाण अंतिम प्रमाण माना जाएगा। तो ये लोग उस पे भी बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, अब उसमें लिख दिया गया है तो यही सबूत है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब उन पे सवाल खड़े होते हैं साइंटिफिक रूप से कि भाई आपका फिर प्रमाण क्या है, तो वो लोग ठीक यही सवाल करते हैं कि फिर बुद्ध का क्या प्रमाण है। साथ में एक और सवाल खड़ा किया जाता है कि जितने भी बाहर से जो ट्रेवलर्स आए, जैसे फाहियान आया, ह्वेनसोंग आया, इत्सिंग आया, और ऐसे न जाने कितने 100 से ज़्यादा ट्रेवलर्स आए गए, नोट्स लिखे हैं, इनके सबूत मिल चुके हैं। तो क्या इन लोगों ने बुद्ध का चर्चा किया? तो आप देखेंगे कि इन सब ने बुद्ध का ही चर्चा किया है। तो अब ये सवाल आता है कि भाई चलो ठीक है, जब सारे यात्रियों ने इनका चर्चा किया तो इसका मतलब कि हो सकता है कि होंगे, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है बुद्ध की वो चली जाती है काफ़ी पीछे। यानी कि जैसे फाहियान का समय से अगर हम लें, फाहियान अगर 399 एडी 399 ईस्वी में अगर भारत आते हैं, और बुद्ध को 2600 साल पहले बताया जाता है, यानी इधर 400 और उधर 600, तकरीबन 1000 ईयर्स का एक गैप हो जाता है। अब एक फिर से सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या इतना बड़ा जो एक गैप है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फाहियान जो बातें लिख रहा है वो सही हो? भाई 1000 साल का गैप भी तो आ रहा है ना, आपको एक ऐसा साक्ष्य भी तो देना होगा जो उनके समकालीन का हो। जैसे अगर आपको डायनासोर का सबूत देना है तो आपको डायनासोर के कालखंड का सबूत देना होगा ना, कि उसकी कोई हड्डी मिल गई, उसके कुछ फुटप्रिंट्स मिले, कुछ तो ऐसा मिला कि जिससे आप कह सके कि हाँ वो डायनासोर ही था। तो इस तरह की बातें होती हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद से और एक प्रश्न खड़ा किया जाता है कि भाई फाहियान से पहले भी तो एक यात्री आया था ना, जिसका नाम मेगस्थनीज था। हालांकि उसकी किताबें नष्ट हो गई हैं, तो क्या उसने तो जिक्र नहीं किया बुद्ध का? और आप देखेंगे सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये प्रचार फैलाते हैं कि मेगस्थनीज की इंडिका में बुद्ध का ही जिक्र नहीं है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि कितने ये धूर्त लोग हैं। पूरी मेगस्थनीज की इंडिका जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की ही चर्चा है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, वीडियो 131 है साइंस जर्नी पे, आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। आप किसी भी प्रकाशन का जिसने भी उसका अनुवाद किया हो, सॉनबैक ने किया था इसका अनुवाद 1848 में कंपाइल करके, तो जितने भी अनुवाद हैं जिसको कि माना जाता है कि हाँ यही इंडिका की बुक है, ओरिजिनल तो अवेलेबल है नहीं, तो बाकी के जो समकालीन डिफरेंट ऑथर्स थे जिन्होंने उनका नाम लिया था उनसे कंपाइल करके बनाया। तो आज की डेट में जिसको इंडिका कहा जाता है उसमें अगर किसी एक भारत के किसी व्यक्ति का नाम है तो वो है बुद्ध। ये चीज़ याद रखिए।
मतलब जिनको वो दार्शनिक मानता है या फिर जिनका उसने नाम लिया है, उसमें न किसी वेद का नाम आता है, न गीता का नाम आता है, न रामायण महाभारत का नाम आता है, न चाणक्य का नाम नहीं आता है। मेगस्थनीज सोचिए वो चंद्रगुप्त के दरबार में था। चंद्रगुप्त के दरबार में आके यहाँ पे इतने साल तक था और उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर किसी का नाम एक आया है तो वो किसका रहा है? तो वो एकमात्र नाम है बुद्ध का। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, जो ये लोग क्लेम करते हैं, वो क्लेम भी ये लोग झूठा क्लेम करते हैं। इनके पास जो है किसी भी तरह का आप देखें कि सबूत तक नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और ये लोग क्लेम करते हैं, उस पे भी थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं इसको स्ट्रीम को शुरू करता हूँ। इनका ये कहना होता है कि भई आप लोग कहते हैं बुद्ध का जो है कुछ सबूत मिल गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया, लेकिन बुद्ध का जो डेट ऑफ बर्थ है, वो तो बड़ा डिफरेंट है। ये लोग कहते हैं कि कहीं-कहीं पे जैसे आज पूरे वर्ल्ड में आज मनाया जा रहा है, भारत में कल मनाया जाएगा। तो अगर बुद्ध थे, तो फिर उनका डेट ऑफ बर्थ क्यों अलग हो जा रहा है? अब देखें, ये कितने भोले लोग हैं, आप कहें कि बचकाना हरकत है। किसी व्यक्ति के होने का और उसके डेट ऑफ बर्थ एग्ज़ैक्टली ना पता चलना, दोनों अलग-अलग टर्म हैं। इस चीज़ को आप समझें। जैसे मान लेते हैं कि आज से 16 करोड़ साल पहले डायनासोर का आपको पता चला। उसकी कोई हड्डी मिल गई, उसके कोई डीएनए का एनालिसिस के लिए कुछ तो मिल गया। तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई देखो, डायनासोर आज से 16 करोड़ साल पहले था, लेकिन आप एग्ज़ैक्टली उसका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं निकाल पाएँगे ना। आज से 16 करोड़ साल पहले किस महीने, किस ईयर, कौन से दिन, किस समय, ये तो नहीं पता लगा पाएँगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, उससे एक टाइम रेंज का पता लगाते हैं कि इस ड्यूरेशन में, इस टाइम में ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती थी। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई क्लेम कर रहा है, तो वो फिर बेवकूफ़ है, मूर्ख है। यहाँ पे आप देखें कि वो व्यक्ति था, उसके एविडेंस मिल रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ैक्टली उसी दिन आप उसका डेट ऑफ बर्थ निकाल के दो। अरे! आज मैं कहता हूँ, आज पूरे भारत में आप सर्वे करा लीजिए। आज जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग अपना एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग अपना डेट ऑफ बर्थ। लेकिन वो अस्तित्व में है ना, अस्तित्व में तो है। तो एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ का ना पता होना और अस्तित्व में होना, ये दोनों अलग-अलग टर्म हैं। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगातार उठते रहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था कि नेपाल में हुआ था? क्या सच्चाई है? बुद्ध थे, इसका पुरातात्विक प्रमाण क्या है? पुरातात्विक प्रमाण मिल भी रहा है तो वो कितना ऑथेंटिक है? हम क्यों मान लें? इस तरह के भी प्रश्न खड़े होते हैं। तो भैया आप मत मानो ना पुरातात्विक प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आप मत मानो, आप स्क्रिप्चर्स का प्रमाण मान लो। स्क्रिप्चर्स का प्रमाण मान लो कि भैया स्क्रिप्चर्स में जो गपोड़ दिया गया उसी को सही मानते हो, तो फिर आप तो दिमागी से पैदल हो। आपके फिर मानने ना मानने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि इतिहास आपके मानने ना मानने से थोड़े चलता है। इतिहास का एक स्टैंडर्ड है। भई डायनासोर को स्क्रिप्चर्स के माध्यम से थोड़े पता लगाया गया है। किसी को पता ही नहीं था। कौन से धर्म ग्रंथ को पता था डायनासोर के बारे में? किसी को नहीं पता था, किसी ने नहीं लिखा। अब कहोगे कि डायनासोर को नहीं माने, अरे भैया उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है। आर्कियोलॉजिकल उसके कहने का मतलब है कि उसका सैंपल मिल रहा है ना, उसके हड्डियों के प्रमाण मिल रहे हैं, उसके फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं और भी तरह-तरह की चीज़ें मिल रही हैं, तब जाके उसका पता चल पा रहा है। वो स्क्रिप्चर्स में तो है नहीं। तो इसीलिए पुरातात्विक प्रमाण जो लोग कहते हैं कि कितना ऑथेंटिक है, वो खुद ही अपना पता लगा लें कि उनकी सोच कितनी ऑथेंटिक है। इसके बाद से कुछ और भी कहते हैं कि भई बुद्ध के बोन से भी जुड़ी हुई बहुत सी फर्जी घटनाएँ भी तो हुई हैं। तो बुद्ध का बोन का जो क्लेम करते हैं वो कितना सही है, तो वो दिखाऊँगा मैं, वो भी चर्चा करूँगा कि किसने-किसने क्या फर्जीवाड़ा किया है बुद्ध के बोन्स को लेकर। पहले मेन कुछ मुद्दे हम लोग देखेंगे। बुद्ध के बारे में त्रिपिटक कितने ऑथेंटिक है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि त्रिपिटक से ही बुद्ध का हम पता करें या नहीं करें। देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो बता दूँ, जो मैगस्नीज की इंडिका की बात आ रही थी, उसका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका अनुवाद किया है, इंडिका का अनुवाद किया है कुलदीप कुमार जी ने। अमेज़न पे अवेलेबल है, आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं। ये पुस्तक ज़रूर एक बार पढ़ें। इन्होंने पूरा एक चैप्टर ही दे दिया और चैप्टर का नाम क्या लिखा कि इंडिका में बुद्ध के अतिरिक्त किसी का नाम ही नहीं है। तो देखें, ये पेज है, इसमें ये साफ-साफ यहाँ पे लिखते हैं, उनकी पुस्तक में, मतलब इंडिका पुस्तक में मात्र एक नाम आया है बुद्ध। उन्होंने बुद्ध को बौटा के नाम से लिखा है, पालीबुथ नगर को पालीबोटा लिखा है। इन दोनों शब्दों में जो समानता है उसका खुलासा हम पीछे कराएँ। पीछे और भी डिटेल से इन्होंने दिखाया है। आगे ये बोलते हैं कि
चिथड़े और छाल लपेटे हुए बौद्ध भिक्षुओं का विवरण दिया है। जैन और बौद्ध श्रमण भिक्षुओं के कार्यकलाप भी बताए हैं। आजीवक और बौद्ध श्रमण, आजीवक बेसिकली उस समय कहा जाता था, जैन लोग बाद में आए हैं, जैन शब्द उस समय नहीं पाया जाता था। तो हाँ, शहर के साथ लगती हुई खुली जगह में 30-35 साल शिक्षा देने का उल्लेख किया है और आत्मा न होने का और कुतर्क करने वाले दर्शनों का भी उल्लेख किया है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, इंद्र आदि कहीं किसी का कोई उल्लेख नहीं है। देख लीजिए। और ये सीधे-सीधे लिख रहे हैं, कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ मौर्य काल के अंत करने से पहले नहीं लिखा गया। ये भी बोल देते हैं कि उनसे पहले कोई सबूत ही नहीं मिलता है किसी ब्राह्मण और ब्राह्मण ग्रंथ का। तो आप देखें कि ये लोग जो बोलते हैं कि उपनिषद लिखा गया था, वेद लिखा गया था, सब बकवास बातें हैं, कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ से सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो मेगास्थनीज की ये लोग बातें करते हैं ना कि मेगास्थनीज के इंडिका में बुद्ध का नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। दरअसल उन लोगों को पता ही नहीं है, फेक न्यूज़ फैलाने की तो इनकी आदत है। चलें, अब आते हैं, एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अब आप लोग जानते ही हैं कि भारत के हमारे जो प्रोफेसर होते हैं, जो हमारे भारत के इतिहासकार हैं, ये लोग जब अपनी किताबें लिखते हैं तो यहाँ के जो भेड़िए जो हैं वो भौंकने लगते हैं, और इनको कैसे दिखा दिया, हमें तो किसी अंग्रेज का चाहिए, हमें तो किसी विदेशी का चाहिए, भौं 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 करने लगते हैं, क्योंकि इनको अपनी बिरादरी से मतलब है ना कि अपनी बिरादरी का ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो इनको मैं किसी अंग्रेज के जो लिखे हैं, जो रिसर्च किए हैं, उन्हीं का दिखा देता हूँ। तो ये एक बड़े अच्छे लेखक हैं, चार्ल्स एलन। इनकी सबसे खास बात है कि इनका जन्म भी भारत में हुआ था। भारत में हुआ था तो इनको भारत से लगाव हो गया, भले ही रहते विदेश में है ये, लेकिन इनके 6 पीढ़ी जो है भारत में, जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तब के दौर में ये लोग थे, तो इसीलिए इनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। चार्ल्स एलन थे ना, इन्होंने भारत में, उनको प्रेम हो गया भारत से, खूब रिसर्च किए, धर के रिसर्च किए। मतलब आप समझिए कि जो विलियम जोन्स जो थे ना, जिन्होंने ब्राह्मणों का जो संस्कृत का और इसका भाषा विज्ञान और तरह-तरह की चीज़ों पर ध्यान दिया था, उसके बाद से ये जेम्स प्रिंसेप आए थे। तो जेम्स प्रिंसेप ने मौर्यन स्तंभ को पढ़ा था, ये आपको पता होगा, और उसको फॉलो किया था कर्निंघम ने। कर्निंघम महोदय का तो आपको पता ही है, उन्होंने तो पूरा ज़मीन खुदवा-खुदवा के निकलवाया, सारे बौद्ध स्तूपों को जितना कर सकते थे। उनको नोट्स हाथ में लग गया चीनी यात्रियों का, अब लगे वो खुदवाने, अब इनको दिमागा माथा घूम गया। सोचो ये लोग आए थे भारत को गुलाम बनाने के लिए। अब मैं बताऊँगा आप, ये देखें इसमें जितने ये जो आर्कियोलॉजिकल खोज किए हैं, ये सब बेचारे जाते थे, ये छुट्टी माँग-माँग के आते थे खुदाई करने के लिए। ये ईसाई थे, इनको प्रेम हो गया। इतनी बड़ी बुद्ध की विरासत नीचे छुपी हुई है, इस पर कोई बात ही नहीं करता। तो अचानक से आपको इतिहास से प्रेम हो जाता है, इन लोगों को प्रेम हो गया था इतिहास से। कर्निंघम महोदय जो 1893 तक थे ये, तो उसके बाद से ना लगभग खाली हो गया था कि अब भैया कौन खुदाई का काम करे, कौन खुदाई का काम करे। और ये भारत का जो मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तब भारत का मैप ये नहीं हुआ करता था, तब ये पाकिस्तान भी भारत में था। और इधर नेपाल तो थोड़ा-सा पहले ही, अंग्रेज़ों के आने से पहले ही थोड़ा अलग हो गया था। लेकिन जब आप अशोक के समय में जाएँगे, जब आप जाएँगे बुद्ध के समय में जाएँगे, तब नेपाल भी जो है और तिब्बत का भी बहुत सारा पोर्शन जो है, ये सब भारत में था। इसको जम्बू द्वीप कहते थे। और जब हम लोग, बांग्लादेश भी था, सब भारत के अंडर में था, तो अफ़गानिस्तान का भी क्षेत्र भारत में था। इन सबको जम्बूद्वीप कहते थे। तो जम्बूद्वीप का मतलब क्या था कि उस समय नेपाल-वेपाल नहीं था। अगर आप देखें कि अगर कोई भी बंदा नेपाल में भी जन्म लेगा तो वो मौर्यंस के अंडर में आता था। जो बुद्ध के समय में जो क्षेत्र था वो जम्बूद्वीप का ही क्षेत्र था, ये सब इसी में आते थे। उस समय पाकिस्तान में भी जन्म लिया होगा ना, वो भी उस समय जम्बूद्वीप भारत का ही हिस्सा था। अगर कोई बांग्लादेश में जन्म लिया होगा, कोई भूटान में जन्म लिया होगा या बॉर्डर इलाका अफ़गानिस्तान में, वो सब के सब जम्बूद्वीप के उस समय हिस्से थे। ये तो बाद में इधर डिवीज़न हो गया ना अंग्रेज़ों के समय में, तो लोग अब इनको विदेशी, वो विदेशी, वो विदेशी चल रहा है और धर्म भी बँट गया है। तो धर्म बँटने के कारण द्वेष है। उस समय तो धर्म एक ही धर्म था, श्रमण मार्ग चलता था उस समय, श्रमण परंपरा। सब भाई-भाई थे, तो कोई बाउंड्री का भी चक्कर नहीं है। तो उस समय जिनका ये प्रश्न है ना कि भई नेपाल में उनका जन्म हुआ है, तो उस पर तो मैं चर्चा करूँगा ही करूँगा। पहले एक पॉइंट ये बता दूँ कि उस समय बॉर्डर नहीं था। अब मनमोहन सिंह का जन्म जो है, ये पाकिस्तान में कोई बता दे कि पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक जी का कोई कहे कि भाई पाकिस्तान में जन्म हुआ था। अरे उस समय पाकिस्तान थोड़े था कि उनका जन्म उस समय हुआ था। उस समय ये जो क्षेत्र थे भारत का ही हिस्सा थे। आज भी ये लोग भारत में ही सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं। मनमोहन सिंह जी तो यहाँ के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। तो जन्म जो है बाद में बँट के वो हिस्सा दूसरे में चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये चीज़ पहले क्लियर कीजिए। आगे मैं और भी अभी क्लियर करूँगा।
अब हम लोग आते हैं, उसके बाद से जेम्स कैंपबेल आए थे, जो कर्निंघम थे ना, कर्निंघम के बाद से जेम्स कैंपबेल आए थे और ये क्या किए इन लोगों ने, कर्निंघम महोदय क्या करते थे, बड़ी सावधानी से खुदाई करवाते थे और ये कैंपबेल महोदय जो हैं, इन लोगों को बड़ा उत्साह था कि भैया एक कुछ खजाना-वजाना छुपा होगा। इनके जो कर्मचारी वगैरह थे, इन लोगों के भी मन में क्या था कि भैया कुछ खजाना छुपा है। खुदाई जो हो रही है ना, खजाना छुपा है। एक बार तो क्या हुआ कि इन लोगों ने ये कर दिया कि एक जगह खुदाई ये करवा रहे थे। जेम्स टोड जो है ना, इन्होंने 1822 में गिरनार का इंस्क्रिप्शन खोज लिया था। अच्छा, वहाँ का खोजने के बाद से उसी के बगल में ही कुछ दूर पर, कुछ मील की दूरी पर ही एक बड़ा स्तूप टाइप का मिल रहा था, वहाँ पे खुदाई होनी थी। अब वहाँ पे एक कोबरा का हल्ला हो गया कि भैया एक कोबरा है यहाँ पे, खजाने की रखवाली कर रहा है। अब क्या हुआ कि खजाने की रखवाली कर रहा है तो लोग वहाँ पे जा नहीं रहे थे, सपेरा बुलवा रहे हैं, इसके नीचे ज़रूर खजाना छुपा हुआ है। लोग बोलते भी थे कि जो बुद्धिस्ट महाविहार होते हैं उनके खजाने जो हैं वो साँप और कोबरा जो है वो रक्षा करते थे, अब वो भाग नहीं रहा कई दिन तक। तो अब फिर किसी ने ये अफ़वाह फैला दी कि भई अब 50 बच्चे जो हैं ना उनको मार के काट के बलि चढ़ाई जाएगी कोबरा को, तब जाके वो इतने लाख का खजाना जो है तब छोड़ेगा, ये करेगा। इस तरह की तो लोग अपने बच्चों को भी छुपा-वुपा के रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना चल रही थी कर्निंघम महोदय के बाद, ये 1890 की घटना है। तो फिर ये सारी प्रॉब्लम जो है कैंपबेल के बाद से अब एक दूसरे आते हैं, विंसेंट स्मिथ। अच्छा, विंसेंट स्मिथ जो हैं बाकी लोगों की तरह नहीं थे, ये मेरिट वाले थे। जैसे आप देखें कि आजकल भाई-भतीजवाद चलता है, तो अंग्रेज़ों ने भी भाई-भतीजवाद चलता था। तो ये जो थे ना विंसेंट स्मिथ, पूरा फ़ोकस भी था कि हम सही काम करेंगे। इसके बाद से वार्डले आए थे, उनको भी मैं दिखाता हूँ। उनका सबसे बड़ा रोल है कि उन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया था। विंसेंट स्मिथ ने ये फाइंड आउट किया कि कर्निंघम महोदय जो खोजे थे ना जन्म और मृत्यु को लेकर बुद्धा का, उसमें कुछ गलती थी। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जिन-जिन जगहों को ये लोग फाइंड आउट कर पा रहे थे, हेनसोंग ने लिखा है या फाहियान इत्सिंग ने लिखा है, वही जगह ये हो सकती है। लेकिन उस जगह का नाम ये सब बदल दिए थे। जब नाम बदल गया था तो ये लोग पहचान नहीं पाते थे और कोई भी बुद्ध का स्तूप या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसा दिखता तो था नहीं, सब ज़मीन के अंदर दबा हुआ था। तो जगह पता नहीं चल पाती थी, तो कर्निंघम महोदय बहुत कुछ तो खोज गए थे, कुछ-कुछ चीज़ें जो नहीं सही खोज पाए थे। मतलब बुद्धा का जन्म हुआ है, वो ये लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक झमेला हुआ। जो ये वार्डेल थे, इन्होंने जो जगह फाइंड आउट की थी, वो भारत के अंडर आ रहा था एरिया। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था कि जस्ट ये जो एरिया था ना भारत का, उसके जस्ट बगल में सटे हुए ही नेपाल का एरिया था। तो एक दूसरे थे फुहरर, वो वहाँ पे काम कर रहे थे। तब ये घटना आती है जब ये फाहियान का नोट्स पढ़ लेते हैं, इत्सिंग का, ह्वेनसोंग का नोट्स पढ़ लेते हैं, अपना पूरा खाका एक बैठा लेते हैं कि इस जगह पे जो पिपरावा जगह है, कपिलवस्तु जगह है, यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इससे भी पहले एक और घटना घटती है कि इनको एक टूटा हुआ जो है पिलर मिलता है नीलगिहवा में। अच्छा, नीलगिहवा जो जगह पे जब मिलता है ना तो वहाँ पे फिर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिल जाता है। जब लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिल जाता है, अब सबकी आँखें वहाँ पे फटी रह जाती है। इसमें देखें ये जो पेज मैं दिखा रहा हूँ इसमें बहुत सारा चीज़ दिया है कि ये लोग कैसे-कैसे बिहार में भी गए थे, वहाँ पे भी सम्राट अशोक के कई सारी चीज़ें इन्होंने फाइंड आउट की थी। यहाँ पे ये देखें कि ये जो नीलगिहवा जो पिलर है ये मिला था। अब इस नीलगिहवा पिलर पे 4 लाइन लिखा हुआ मिल गया कि देवान पियन पियदसीन लाजिन चुदवासी भी सीटेन बुधस कोना कमनस थुबे द्वितीय बढ़िते और विसतीव साभिसीतेन च अतन आगाछ महीयते शिलायथे में च उस पापिते। अब ये लिखा हुआ था, ये पाली प्राकृत में लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ यहाँ पे मिल गया। इसका अर्थ ये निकाला गया कि भई यहाँ पे जो बुद्ध है ना, इनका सम्राट अशोक ने पुनरुद्धार करवाया हुआ है और यहाँ पे कोनागमन जो बुद्ध हैं उनका पहले से यहाँ पे था, यहाँ पे कोई स्थान था। ये चीज़ मिल गया नीलगिहवा में। इसी को आधार बनाकर और भी जो हेनसोंग और फाहियान के नोट्स थे उसको आधार बनाकर इन्होंने तय किया वर्डले ने कि भई कहाँ पे जो है उनका जन्म स्थान हो सकता है। अच्छा, अब क्या हुआ, विंसेंट स्मिथ उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। सबसे बड़ा उनका क्या मिस्टेक था
कि जब उनको पता चला कि एक हमें पिलर मिला है उधर, तो इनको वहाँ पे जाके और काम करना चाहिए था। लेकिन उनको जैसे ये चीज़ पता चली कि वो एरिया जो है हमारे अंडर नहीं आता है, नेपाल के अंदर आता है और हम नहीं जा सकते, अगर जाएँगे तो कुछ कार्रवाई हो जाएगी। मतलब अंग्रेज़ का हमला मान लिया जाएगा उस पर, नेपाल पे। तो वो नहीं गए, उन्होंने छोड़ दिया था उस चीज़ को। अब क्या होता है कि मार्च 1893 में एक मेजर जसकरण सिंह थे, ये ऑफिसर थे। इनको मौका मिला ये गवर्नमेंट ऑफ नेपाल में, तो उस जगह पे नीलगिरी जगह पे इनको मौका मिला। इनको किसी ने बताया था कि भाई यहाँ पे एक स्टोन पिलर वगैरह है, और उसको उन लोगों ने बोला था कि ये भीमसेन का स्मोकिंग पाइप है। अब देखें उस समय की कहानी। नेपाल में भी ये चीज़ फैला दी गई थी कि भीमसेन स्मोकिंग पाइप, आप समझते हैं ना? उस तरह की चीज़ें प्रचारित कर दी गई थी। तो वहाँ पे गए और उन्होंने इस चीज़ को पता लगाया, देखा, फिर खबर मिली, विंसेंट जी को खबर मिली कि भैया ये चीज़ है। तब जाके इन लोगों ने उस चीज़ को खोजा था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली। इसके बाद से फिर क्या होता है कि जो लुम्बिनी का इंस्क्रिप्शन मिलता है, लुम्बिनी के इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि यहीं पे बुद्ध का जन्म हुआ है। और एक और थे जो जर्मन थे, उसका नाम फुहरर था, वो लखनऊ में प्रोफेसर थे, तो उनको भी काम इस चीज़ पर सौंपा गया था। तो वो जो बंदा है ना फुहरर, उसी ने ये सारा घोटाला किया हुआ है। ये देखिए पूरा लड़ाई जो है, जो बुद्ध के आर्कियोलॉजी से लेकर या नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ है या भारत जन्म हुआ है, ये जो किया धराया है, ये सब का सब जो है फुहरर का है। अब फुहरर का गुरु कौन था, आप वो जानकर आश्चर्य हो गया कि इनका गुरु था भूलर। अच्छा, भूलर कौन था? तो भूलर वो व्यक्ति था जिसने अपने आप को स्थापित किया था कि संस्कृत का सबसे प्रकांड विद्वान है। अब मैक्स मूलर के बाद से भारत पे रिसर्च करने वाला संस्कृत पे दूसरा ऐसा विद्वान है। तो ये भूलर था। अब भूलर का ये चेला था डॉक्टर फुहरर, सारा घोटाला इसी ने किया है। देखते जाइए इसने कैसे कैसे क्या क्या घोटाला किया है। तो ये जो फुहरर था ना, इसने क्या किया कि यहाँ पे देखें, उस समय वो लोग नहीं जान पाते थे बुद्ध मार्ग को कि इसमें गॉड वॉड नहीं होता है। तो वही स्मिथ वाला ट्रांसलेशन वही चल रहा था, व्हेन द गॉड विलव्ड किंग। ये लोग गॉड विलव्ड किंग लिखते थे, नहीं जान पाते थे कि यार इसमें गॉड वॉड नहीं होता है, उसको देव ही लिख दो। क्योंकि ब्राह्मण अक्ल देने वाला था, ट्रांसलेशन ब्राह्मण ही करता था ना। ट्रांसलेशन में उसको बैठा के पूछते थे कि अरे भैया देव मतलब क्या होता है, तू कहता था देव मतलब देव देवता हमारे गॉड, तो ये बेचारे गॉड लिख देते थे। इनको पता ही नहीं था कि भाई पाली प्राकृत में देव मतलब भिक्खु होता है। अब देखें यहाँ पे क्या होता है कि कूड़ा कमना पाली प्राकृत में लिखा जाता है। जो इसने लिखा था हैनसोंग ने, ये लोग लिखे थे कनक मुनि। उस समय जो गुप्त काल की जो लिपि थी, भाषा थी, वो सम्राट अशोक के लिपि भाषा से थोड़ी सी बदल गई थी, थोड़ा सा संस्कारित हो जाता था। अब ये लोग कनक मुनि कहते थे कूड़ा कमन को या कूड़ा गमन को। तो फाहियान और हैनसोंग ने उनको कनक मुनि लिखा हुआ है, ये बात नहीं समझ पाया, थोड़ा सा बदलाव हो गया था। तो ये इन्होंने पूरा एक सीन ये क्रिएट किया था, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। ये कपिल वस्तु है। कपिल वस्तु से इसने क्या किया, साउथ में 15 ली, ली कहते हैं चीनी भाषा में, दूरी को मापने का है ये। तो ये ओल्ड सिटी था, तो इसने कपिल वस्तु से 50 ली ये, और 30 ली इधर किस साइड में, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में 30 ली। तो यहाँ पे बुद्धा कनक मुनि स्तूपा जो है नीलगिरी का यहाँ पे मिला था, ये एक है। तो ये डॉक्टर वाडेल का सुझाव दिया कि बुद्ध कनक मुनि का स्तूप कपिल वस्तु से 5 से 7 मील दक्षिण पूर्व के बीच में होना चाहिए। हुआनसोंग के खंडहरों के बीच 3 शीर्ष देखे थे। वो अपने नोट्स में बताया था कि मैंने 3 शीर्ष देखे थे, जिसमें से एक में बुद्ध कनक मुनि के अवशेष रखने के लिए कहा गया था। इसके पहले तीसरा स्तूप 20 फीट ऊंचा एक पत्थर का खंभा था, जिसके शीर्ष पर एक शेर था और किनारों पर इस बुद्ध की मृत्यु का एक रिकॉर्ड था। इस स्तंभ भी अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसने जो है ये सारी चीजें बताई थी। अब इनको एक बात तो लग गया कि जहाँ पे कपिल वस्तु होगा वहां पे बुद्ध के मृत्यु का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बात कंफर्म थी कि वहां पे जहाँ पे बुद्ध की बता रहा है 7th सेंचुरी में 629 ईस्वी में, तो बुद्ध जहां मरे होंगे ना वहां पे उनके मृत्यु का एक रिकॉर्ड जरूर होगा। तो ये सोचकर ये जो है वाडेल जो है ये अपना काम कर रहे थे। अब यहाँ पे मतलब ये अभी कैलकुलेशन चल रही है कि कैसे पता लगाया जाए कि किस जगह पे उनका जन्म हुआ था।
तो ये सारी इधर बातें चल ही रही थी, तब तक जो है रुम्मनदेही का जो अभिलेख है वो मिल गया। अभी देखिए जमीन की सतह से लगभग 3 फीट नीचे अशोक का शिलालेख मिला। जब शिलालेख का पता लगाया जा रहा था तब श्री रिकेट्स को उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फ्यूरर पहुंचे, ये वही फ्यूरर है डॉक्टर, ठीक है ना, जिसने सारा घोटाला किया था, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। पहुंचे। स्तंभ जो पालिश किए हुए बलुए पत्थर का है, बीच में लंबवत रूप से विभाजित है, शायद बिजली से या सिर से टूट गया था, टूटा हुआ था। शिलालेख खूबसूरती से कटे हुए और अच्छी तरह से संरक्षित वर्णों की 4.5 पंक्तियों में है। औसतन लगभग 30 मिलीमीटर या ऊंचाई में 1 इंच से थोड़ा अधिक। अभिलेख का मुख्य अभिप्राय यह है कि देवों के प्रिय राजा प्रियदर्शी जब 20 वर्ष का अभिषेक किया गया था, इस स्थान पर आए और यहाँ पूजा की। यहाँ बुद्ध शाक्य मुनि पैदा हुए थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे बुद्ध शाक्य मुनि पैदा हुए थे, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया। तो देखें दोस्तों, ये चीज तो कंफर्म हो गई कि सम्राट अशोक के समय में जिस बुद्ध को, मतलब अंग्रेजों के समय में जिस बुद्ध को कोई जानता तक नहीं था कि भारत में इनका जगह कहाँ पे है, जन्म स्थान कहाँ पे है। आज मारामारी हो रही है कि नेपाल में है कि भारत में है, और अंग्रेजों के समय में कोई जानता तक नहीं था, मतलब कि भुला दिए थे, गायब कर दिया गया था बुद्ध को, अवतार बना के उनका इतिहास गायब कर दिया गया था। लाखों लाखों साल का दावा किया जा रहा था, पुराना सनातन सनातन चिल्लाया जा रहा था, है अवतार भी बना दिया गया था। जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ था, वही चीज गायब कर दिया गया था। ऐसे ऐसे तो लोग थे, काल्पनिक देवी देवता बना के खूब पूजा हो रही थी, या बुद्ध की चीजें गायब कर दी गई थी। तो यहाँ पे पहली बार पता चला कि इस जगह पे जो है एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिससे ये पता चल पा रहा है कि बुद्ध का जन्म यहीं पे हुआ है। और ये लोग पहले से जानते थे कि है यहीं अगल बगल, क्योंकि भाई हेनसोंग तो 7वीं सदी में लिख के गया है, वो तो अंग्रेज के समय का था नहीं। बस ये खोजना था कि जो लिख के गया है क्या वास्तव में ऐसा कोई प्लेस था कि नहीं, लिखित रूप में मिल गया इनको। अब वो जो पत्थर का खंभा था उसी पे ये लिखा हुआ मिल गया। यहाँ लुम्बिनी गांव में माननीय जन्म हुआ था। इस तरह लुम्बिनी उद्यान में गौतम बुद्ध के पारंपरिक जन्म स्थान के सटीक स्थान के बारे में सभी का संदेह दूर कर दिया गया। तो ये चीज वहां पे पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि भैया यहीं पे हुआ था। अब ये एक मंदिर था वहां पे, ये देखें, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ऐसा मंदिर था कि यहाँ पे जो है ना, मिस्टर स्मिथ गए पता लगाने के लिए कि भैया ये जो टेम्पल है इसमें घूमे, देखें ये किसकी पूजा हो रही है। यहाँ तो बुद्ध का जन्म दिखाया जा रहा है, तो बुद्ध का जन्म है तो भैया हो सकता है कि यहाँ के लोग हों वो बुद्ध की जरूर उनके माता के, उनके घर की कुछ ना कुछ तो जरूर किए होंगे। तो चले मंदिर के अंदर देखें क्या है। तो गए बेचारे मंदिर के अंदर, तो ये उनको चित्र मिला था। यहाँ पे एक छोटा बच्चा, यहाँ पे देखें, देखिए ब्राह्मण कितना धूर्त होता है, चुटिया बना के लटका दिया है पीछे, ये देख रहे हैं, फर्जी का। यहाँ पे पीछे आप देखें, ये जो चुटिया टाइप का लटका हुआ दिख रहा है, फर्जी का बनाया हुआ है, चुटिया उटिया नहीं है। अरे बुद्ध चुटिया थोड़े रखते थे, ये दिखाने के लिए कि इस चीज का ना बुद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, ये देखिए बगल में यहाँ त्रिशूल भी गाड़ दिया था, देवी देवता बना के इनका पूजा कर रहा था। तो जब वहां पे ये पहुंचे तो देखें ये क्या लिखते हैं, फर्दर कंफर्मेशन दैट दिस वाज इंडीड द साइट ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ बर्थ प्लेस। इस चीज पता लगाने के लिए कि भैया यही जगह जो है सिद्धार्थ का बर्थ प्लेस है। तो वो वहां विजिट करने गए और उनको पाया कि यहाँ पे जो है ना एक हिंदुओं का जो श्रीन है, उनका जो अपना एक टेम्पल टाइप का बना रखा है, वहां पे स्टोन बेस उन्होंने बना रखा है क्वीन माया का, जो बच्चा बर्थ दे रही है। द ब्राह्मण इंचार्ज, अब वहां का जो ब्राह्मण इंचार्ज था, तो उसने क्या किया, वो घुसने नहीं दे रहा था, उनको नहीं घुसने दे रहा था। वो जान गया था कि भाई अंग्रेज आया है तो पता लगा लेगा, सच्चाई जान जाएगा कि ये तो सिद्धार्थ गौतम का जगह है, उनका मंदिर है, टेम्पल है, आफत आ जाएगी। तो उन्होंने लिखा कि पैसा घूस लिया, उसने पैसा लिया उस चीज को देखने के लिए, तब जाके जो है उनको देखने दिया। और तब ये उसको देखकर ये पता लगाए कि भैया हाँ, यही जगह जो है कंफर्म हो रहा है कि बुद्ध का ये जगह है। यहाँ पे उनके टेम्पल्स भी मिल रहे हैं, भले ही ब्राह्मण आके कब्जा करके बैठा हुआ है। तो आप देखें कि लोगों ने पहले से ही सारी चीजें बुद्ध का, उनके रिलेटेड जगह का सब चीज बुद्ध से कुछ न कुछ बना था। ब्राह्मण ने तो बाद में जाके कब्जा करके अपना जो है धंधा पानी शुरू कर दिया था। तो ये चीज जो है ना, उन्होंने लिखा है, स्मिथ ने ये साफ साफ मेंशन किया कि हमसे पैसा लिया, घुसने नहीं दे रहा था, कि ये सब सच्चाई। और आज भी आप देखें नहीं घुसने देते हैं,
भाई शूद्रों को इन्होंने क्यों नहीं घुसने दिया कि पहचान जाएगा कि ये तो हमारे बुद्ध का है, नहीं घुसने देते थे किसी को। उसके लिए तमाम फर्जी-फर्जी किताब लिख दिया कि विष्णु ने कहा है, तो भगवान ने कहा है, तो ब्रह्मा ने कहा है कि शूद्र को मंदिर में नहीं घुसना है, अछूत है, ये है, वो है, 50 तरह की कहानी गढ़ रखा था उसने। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ हुई थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें पता चली, तो अब जो वार्डेल जो थे ना, ये पूरा इंटरेस्टेड हो गए कि भैया जो है हमको वहाँ पे खुदाई करवानी है और वहाँ पे हमको मतलब पता लगाना है। और उनको पता चल गया कि फुहरर जो है इस पर काम कर रहा है, तो उसको उन्होंने बहुत सारा लेटर लिखा था कि भई आप बताइए ना वहाँ पे जो मिला है, उस पर क्या लिखा हुआ क्या है? वो थोड़ा-सा हमें भेजिए ताकि हम लोगों को भी पता चले, हम भी कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। अब वो कोई रिप्लाई नहीं देता था, फुहरर उनको कोई रिप्लाई नहीं देता था। बहुत चालू व्यक्ति था ये। तो जब रिप्लाई नहीं देता था और ये सारा चीज़ बना के इसका गुरु था भूलर, जो अपने को बताता था कि संस्कृत के सबसे प्रकांड विद्वान हम हैं। ये देखिए, ये पूरा इन लोगों का ग्रुप था और इस तरह से कैसे ये लोग जो हैं हर चीज़ नेपाल को देना चाहते थे, भारत को नहीं देना चाहते थे। क्यों? संस्कृत का विद्वान था। कैसे संस्कृत का विद्वान था? पक्का ब्राह्मण उसके अगल-बगल रहते होंगे, उन्हीं से कराता होगा, वही कान भरते होंगे सब। अब क्या रहा होगा, ये तो हम लोग सिर्फ़ यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इतना जान जाइए कि भूलर जो था वो संस्कृत का अपने को बताता था कि मैक्स मुलर के बाद दूसरा हम ही सबसे प्रकांड विद्वान हैं और उसी का ही चेला था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन जो है ना, उसका ये ट्रांसलेट करके क्या बताता है, इनफ टू रियलाइज़ द इनॉमरस सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंटेंस हिडा बुधे जाटे साक्यामुनि टी। मतलब हेयर वाज बुद्धा साक्य मुनि बॉर्न, ये उसने अपना पता लगा लिया कि यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। एंड ऑफ द फ्रेज लुम्बिनी गामे, मतलब लुम्बिनी विलेज, ये लुम्बिनी विलेज में ही इनका जन्म हुआ है, ये चीज़ पता चल गई। अच्छा, ये चीज़ भी पता थी लोगों को कि रास्ते में उनका जन्म हुआ था। स्क्रिप्चर से ये बात पता था कि उनकी माँ जा रही थी तो रास्ते में ही उनका जन्म हुआ था। ये तो सबको क्लियर था कि ये जो जगह लुम्बिनी गामे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ है, लेकिन इनके पिताजी का घर ये नहीं है, ये रास्ता है। पिताजी का घर कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु पे लड़ाई चल रही थी कि कपिलवस्तु है कहाँ पे। अच्छा, नेपाल ने क्या किया कि उसके यहाँ एक जगह थी किसी और नाम से, उसका नाम उसने बदल के कपिलवस्तु रख लिया है। उसने नाम ही बदल दिया, नाम बदल के उसने कपिलवस्तु रख लिया है। अभी देखें कि बहुत सारे जो विदेशी अभी उसी को लोग मानते हैं। अभी भी आप देखेंगे ना तो लोग कहेंगे कि नेपाल का जन्म कपिलवस्तु नहीं, बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ है जो नेपाल में है। लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ बदल सकती है। सारे देश जो हैं अब ये मानने लगे हैं कि नेपाल का जो कपिलवस्तु है वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिला है और वो एक फर्जी क्लेम है जो फुहरर और ये भूलर का बना बनाया एक खिचड़ी था इन लोगों का। ठीक है ना? ये सब लोग मानने लगे हैं। इन द फ्यूचर कुछ समय में भारत को का जो कपिलवस्तु आज है, उसी को मान लिया जाएगा कि यही जो है बुद्ध का असली जगह है, क्योंकि यहाँ पे सबूत ऑलरेडी बहुत पहले से मिलते आए हैं, सॉलिड एविडेंस मिले हैं। तो आगे देखें इसमें अब क्या होता है। अब ये कपिलवस्तु जो था यहाँ से ये 32 ली और 80-90 ली ये लुम्बिनी, यहाँ पे ये चीज़ जा रही है लुम्बिनी में। अब लुम्बिनी से 2 फाड़ हो रही थी। लुम्बिनी जहाँ पे ये मिल गया ना कि लुम्बिनी यहाँ पे इनका जन्म हुआ था बुद्ध का, तो वहाँ से 2 डायरेक्शन बँट रही थी। एक डायरेक्शन आ रही थी भारत में कपिलवस्तु की और दूसरा डायरेक्शन जा रहा था नेपाल में। वो भी मैं आप लोगों को चित्र दिखाता हूँ कि कैसे जो है। हाँ, ये चित्र आप देखें। यहाँ पे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नेपाल का है और नीचे वाला पोर्शन जो है इंडिया का है। ऊपर जो है वो नॉर्थ है और नीचे मतलब ये भी नॉर्थ ही है लेकिन साउथ समझिए एक तरह से। तो लुम्बिनी यहाँ पे जो जगह है ये नेपाल में है, राइट साइड में देखिए। यहाँ से 2 बन रही थी कि यहाँ से लुम्बिनी से ये नीलगिहवा का जो मिला था, तो ये 13 माइल नीलगिहवा तक, नीलगिहवा से फिर ओल्ड सिटी और ओल्ड सिटी से ये कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जो है नेपाल वाला कपिलवस्तु नाम नहीं था उस समय, ये फर्जी का बनाया गया था। लेकिन लुम्बिनी से जो इंडिया में जो कपिलवस्तु बनाया गया था ये सही था, ये भारत के बॉर्डर में पड़ रहा था। अब यहाँ पे सवाल था कि कौन-सा कपिलवस्तु सही माना जाए? अब वहाँ पे तो कपिल भी वस्तु नहीं था नेपाल में उस समय। तो ये पूरा चक्कर था। अब देखिए होता क्या है,
नेपाल सीमा के ठीक अंदर 3 बौद्ध स्थलों की खोज ने सीमा के भारतीय हिस्से में डंकन रिकेट्स के साथी संपत्ति प्रबंधकों के बीच हलचल पैदा कर दी थी। ये मैंने उसका ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आसानी हो जाए सब लोगों को। उनमें से एक विलियम पेपे थे। अब विलियम पेपे जो है ना, ये मैनेजर थे, बैंक वगैरह में काम करते थे। मैंने बताया कि जितने भी ये लोग आर्कियोलॉजी में थे, ये सब पार्ट टाइम निकाल के काम करते थे सब आर्कियोलॉजी में, इन सबको इंटरेस्ट था। तो पेपे जो है, इनके भाई जॉर्ज थे, इनके साथ इनने मिलकर एक भूमि तय किया था कि इस जगह पर जो है हो सकता है। उन्होंने उस पे काम किया। तो उस क्षेत्र के दक्षिण में तुरंत नेपाली सीमा तक फैला हुआ था, जहां मेजर सिंह को 1893 में निगिलवा स्तंभ के टुकड़े मिले थे, जहां डॉक्टर फ्यूरर को हाल ही में कपिलवस्तु मिली थी। बड़पुर में पिप्स का बंगला सीमा से 6 मील दक्षिण में, निगिलवा से 17 मील दक्षिण और लुम्बिनी से 12 मील दक्षिण पश्चिम में था। सीमा पर खोजों की घोषणा के तुरंत बाद विलियम पेपे ने टीले या कोट्स में रुचि लेना शुरू किया। अब विलियम पेपे जो थे ना, उन्होंने उनको जो टीला मिल गया यहाँ पे पिपरावा में, उस पर उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, क्योंकि वे स्थानीय रूप से जाने जाते थे, जो सीमा के करीब बर्डपुर स्टेट के उत्तरी क्षेत्र में फैले हुए थे। वे पिपरावा गांव में और उसके आसपास विशेष रूप से प्रमुख थे, जो सीमा से केवल आधा मील दूर था। तो अब ये आपने देखा ही कि यहाँ पे जो है ये कपिल वस्तु यहाँ पे आ रहा है, सीमा से आधा मील दूर इस साइड में है, भारत क्षेत्र में। ये जो आप देख रहे हैं ना राइट साइड में, यही है पिपरहवा का स्तूप। ये पूरा ढका हुआ था मिट्टी से। इसको फाइंड आउट करके, और जो विलियम्स पेपे जो थे ना, इसी का एक्सकेवेशन करवाए थे। इसके बीच में, ठीक बीच में स्क्वायर कट मरवा के और उसका खुदाई करवा रहे थे। बहुत सावधानी से इन्होंने करवाया था। देखिए इसमें क्या लिखे हैं। पेपे ने बाकी से अधिक प्रमुख एक कोट पर नजर डालने का फैसला किया और अपने कामगारों को टीले के ठीक पार खाई खोदने के लिए कहा, जिसमें 16x10 3 इंच की बड़ी ईंटों से बनी एक बड़ी संरचना को उजागर किया। इस बात से संतुष्ट होकर कि यह बौद्ध स्तूप था, उन्होंने अपनी खुदाई बंद कर दी और गोरखपुर में विंसेंट स्मिथ से संपर्क किया। उस समय गोरखपुर में थे विंसेंट स्मिथ। अब वो वही ये सारा चीज देखते थे, तो उनसे संपर्क किया, क्योंकि परमिशन भी तो लेनी थी ना। तो अगले शीत मौसम की शुरुआत में अक्टूबर 1897 स्मिथ ने पिपरहवा स्थल का दौरा किया, क्योंकि जब खुदाई होती थी ना, तो खुदाई में आपको परमिशन लेनी होती थी। और कर्निंघम महोदय के बाद से, जैसा कि मैंने बताया, कि कई सारे ऐसे एक्सकवेशन वाले आ गए थे जो स्तूपों को तोड़ मोड़ देते थे। मतलब उनको इससे मतलब ही नहीं था कि यार ये स्तूप बर्बाद हो जाएगा, यार कोड़ देते थे पूरे के पूरे। कई स्तूप तो इन लोगों ने वैसे ही, इनके जो मजदूर लगाते थे, मजदूर सोचता था कि नीचे जो है खजाना छुपा है, वो ये नहीं सोचता था कि ये स्तूप ही सबसे बड़ा खजाना है, कोड़ देते थे सब। तो अब क्या हुआ ना, ये स्मिथ जो है मेरिट से आया था ना, तो इसने बड़ा ध्यान दिया था कि आराम से खोदना है। तो इसकी बिना परमिशन के नहीं होती थी, तो दौरा किया उस जगह का। और फिर उसने पता लगाया कि ये जो ईंट का साइज है, ये तो मौर्यन से भी पुराना लग रहा है। इसी ने ये फाइंड आउट किया कि ये तो बहुत पुराना लग रहा है। तब उसने उनको परमिशन दिया कि हाँ खुदाई करो। तो ये आप साइट देख सकते हैं। कुछ दशक पहले कर्निंघम ने देखा था कि प्राचीन स्मारकों की ईंट प्रत्येक बीतती सदी के साथ छोटी होती जाती है। इससे एक चार्ट तैयार होता है। कर्निंघम ने ऑलरेडी एक चार्ट तैयार किया था ईंट का। इससे पता चलता है कि पिपरावा के स्तूप पर इस्तेमाल किए गए बड़े आकार की ईंटें अशोकन अवधि से पहले की हैं। तो जैसे जैसे प्राचीन काल के जो ईंट थे वो बड़े होते थे, बाद में छोटे हो गए थे। तो अशोकन से भी बड़ा ईंट था। तो इन्होंने इससे पता लगाया कि ये सम्राट अशोक का जो चीजें बनवाते थे उनसे पहले का है। अब ये देखें, ये जो स्तूप आप देख रहे हैं नीचे, इसके ऊपर देखें बीच में ऐसे स्क्वायर साइज का कट मारा गया था खुदाई के लिए, कि अगर कुछ होगा तो ठीक इसी के नीचे होगा। स्मिथ की सलाह के बाद विलियम पेपे ने 1897 का क्रिसमस उत्सव समाप्त होते ही अपनी खुदाई फिर से शुरू कर दी। परमिशन मिल गया, खुदाई उसने शुरू कर दिया। केंद्र में स्तूप के ऊपर से एक वर्गाकार शाफ्ट डूब गया था और पेपे ने हर चरण में माप लिया, जबकि उनकी पत्नी ने चित्र बनाए। अब देखें, ये सब जो था पति पत्नी मिलकर काम कर रहे थे। बैंक मैनेजर था, पैसे की कमी थोड़े थी, आराम से रह सकते थे। भारत के लोगों को कोई मतलब नहीं था, आज भी कोई मतलब नहीं है। सब लोग जो है अपने लड़ाई लड़ रहे हैं।
और अंग्रेज भी अपनी लड़ाई ही तो लड़ रहा था ना, भारत में क्या था, वो भी तो लड़ने आया था। लेकिन देखें इनका प्रेम देखें कि ये बेचारे जो हैं बुद्ध की, भारत की पुरानी सभ्यता खोजने में लगे हुए हैं। पत्नी चित्र बना रही है पूरा, कैसे-कैसे क्या करना है और खोजे पड़े हुए हैं। अब क्या होता है यहाँ पे 10 फीट की गहराई पर उन्हें एक छोटा साबुन का पत्थर का फूलदान मिला, जो टूटा हुआ था। खोद रहे थे तो 10 फुट जैसे खोदे थे, एक फूलदान मिला था और मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन अंदर कुछ मोतियों, क्रिस्टल और छोटे सोने के गहने थे। ठीक है ना? यह निराशाजनक था। अब इन लोगों के लिए तो निराशा था, इन लोगों को सोने से थोड़े मतलब था कि हमको सोना मिल जाए, खजाना मिल जाए। अरे भैया वो बुद्ध को खोज रहे थे सब। ये बंदे जो हैं इनको सोना चांदी खजाना इनके लिए मायने नहीं था उस समय, इनके लिए मायने था कि यार बुद्ध का जन्म है कहाँ? वो तो बोल रहा है कि बुद्ध के मृत्यु के रिकॉर्ड रखे गए हैं नीचे जहाँ उनका घर है, तो वो कहाँ है? तो इसे निराश हो गए कि यार ये सब क्या मिल रहा है, सोना का गहना मिल रहा है, क्रिस्टल मिल रहा है, मोती मिल रहा है। लेकिन स्मिथ ने उन्हें ज़मीनी स्तर तक पहुँचने तक जारी रखने का आग्रह किया था। स्मिथ जो था, विलियम स्मिथ, वो बोला कि भैया देखो हम सिफारसी वाले बंदे हैं नहीं, हम मेरिटोरियस बंदे हैं। ठीक है ना? हम खोदो उसको, पूरा ज़मीन तक अंदर तक खोदो, देखो मिलना होगा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यहाँ पे। खुदवाया गया आगे। इसीलिए काम फिर से शुरू हुआ। मिट्टी में 18 फीट ठोस ईंटवर्क के माध्यम से खुदाई करने के बाद पत्थर का एक विशाल सैलाब प्रकट हुआ। अब देख लीजिए 18 फीट जब खोद देते हैं नीचे, इनको पूरा जो है एक विशाल सैलाब जो होता है ना कैफन टाइप का, वो चीज़ मिल गया। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो गई कि लो भाई साहब देखो कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। अब ये चीज़ मिला था यहाँ पे, देखें ये आपको दिख रहा है ना ये मिला था। इसके ऊपर ये कितना था तो 1537 पाउंड इतना का ये कैफन मिला, ताबूत मिला। और इसके ऊपर जो कवर रखा हुआ था वो था 408 पाउंड का। लेकिन वो कवर जो है 4 टुकड़े में टूट गया था, इसलिए कि ऊपर से जो ईंट का दबाव था या पता नहीं खुदाई के समय सब उसी पे मार दिए थे, क्या किए थे। लेकिन भीतर का सामान पूरा सुरक्षित था, आसानी से कवर हट गया था। भीतर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, जो चीज़ रखा हुआ था। अब क्या होता है यहाँ पे कि उसके भीतर जो है ये 5 तरह की चीज़ें मिली। ये देखें ये क्या-क्या लिखा हुआ है। 6 से 7 इंच ऊंचे साबुन के पत्थर के 3 छोटे फूलदान प्रकट करने के लिए एक छोटा सा सोप स्टोन बॉक्स और 3.5 इंच ऊंचा एक क्रिस्टल कटोरा सभी सही स्थिति में मिले थे। और उनको खोला तो पता चला कि हड्डी के टुकड़ों के साथ साथ सोने के कई छोटे छोटे आभूषण भी थे इसमें। ये जो कलश देख रहे हो ना इधर लेफ्ट साइड वाला, इसी में बोन मिला था। अब बाकी सब में जो है कुछ-कुछ चीज़ें मिली थी, जो आभूषण और स्टोन के क्रिस्टल्स, जिनमें सोने की पत्ती पर अंकित कई चित्र शामिल थे। मानव आकृतियाँ, एक शेर, एक हाथी, एक स्वास्तिक तारे और फूल। इन सब में छोटे कलशों के ढक्कन पर एक लंबा शिलालेख था। अब ये सबसे खास बात ये थी कि ये सारा चीज़ तो मिल गया, लेकिन सवाल अभी भी खड़ा था कि भाई साहब हम लोग कैसे मान लें कि ये बुद्ध का ही है? कोई और भी तो व्यक्ति हो सकता है, हैं? हम लोग कैसे मान लें कि ये बुद्ध का ही है? भई कहीं भी आजकल कोई मूर्ति मिल जाती है, कुछ ये चीज़ मिल गया, किसी का बोन मिला, कलश मिल गया, हम क्यों माने कि बुद्ध का ही है? हम क्यों माने कि राम का ही है, कृष्ण का ही है, किसी का ही है? क्यों मान लें? भई स्तूप है चलो मान लेते हैं बुद्धिस्ट का होगा, लेकिन हम ये क्यों माने कि बुद्ध का ही होगा? सवाल ये खड़ा था यहाँ पे। लेकिन आपको तो पता ही है कि बुद्ध धम्म जो है बहुत चतुर चालाक रहा है। आज का थोड़े ही है, बहुत पहले का है। बहुत पहले से वो चतुर चालाक रहा है। तभी तो कहा गया कि पूरे विश्व में अगर कोई चतुर व्यक्ति था तो वो बुद्ध थे। तभी तो कहा गया। पूरे विश्व ने ऐसे ही थोड़े बुद्ध को स्वीकार किया है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया था कि जब ये चीज़ दफनाई थी ना तो उसपे बाकायदे लिख भी दिया था कि भैया ये बुद्ध की ही अस्थि है। उन्होंने साफ-साफ लिख दिया था, जानते थे कि भविष्य में जो है कोई ऐसा मंदबुद्धि के लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे। दुनिया में तमाम तरह के सिविलाइज़ेशन नष्ट होती है, तभी तो एक पूरा एक ताबूत बना के उसके भीतर रख के लोटे में टेराकोटा का लोटा बना के उस पर लिख के बाकायदा रख दिया गया था।
लेकिन उस समय आज से 2300, 2400, 2500 साल पहले कोई लोटे पर कैसे लिखवा सकता था? लेकिन लिखवा के रखे थे। जानते थे कि भविष्य में जो है मंदबुद्धि के बालक पैदा हो सकते हैं, भविष्य में है इस चीज़ों को कब्ज़ाया जा सकता है, सबूत देना पड़ेगा। ये भविष्य की सुरक्षा के लिए रखा जा रहा था कि भविष्य में अगर कोई खोले, कभी कुछ मिले तब लोगों को पता चले कि भैया बुद्ध कवि थे, उनका अस्तित्व। तो ये यहाँ पे लिखित, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसका चार्ल्स एलन की बुक है ये, उसमें से मैंने ये हिंदी अनुवाद किया हुआ है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लंबा शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन इस लोटे पे तो लिखा ही हुआ था, यहाँ पे जो आपको तरह-तरह के बोन्स जो मिले ना और जो तरह-तरह की आकृतियाँ मिले, उसमें ध्यान दीजिएगा क्या रखा था। मानव आकृतियाँ, इंसान की तरह आकृति, छोटे-छोटे इंसान की तरह आकृति बनते थे उस समय, वो बनाया गया था। एक शेर, अब लोग कहते हैं ना कि बुद्ध के समय में जो है मूर्तियाँ नहीं बनती थी। अरे मानव आकृतियाँ बनती थीं, देवी-देवता नहीं होते थे। इंसान की आकृतियाँ बनती थी और ये बुद्धिस्ट ही बनाते थे, तभी तो बुद्ध के ही जो जहाँ दफनाया गया है इनके रिलिक्स को, वहीं पे ये चीज़ें मिल रही हैं। और देखें मानव आकृतियाँ, एक शेर, शेर प्रतीक है बुद्ध मार्ग का, तो शेर रखा गया है। एक हाथी, हाथी भी प्रतीक है बुद्ध मार्ग का, हाथी भी रखा गया है। एक स्वास्तिक, अब ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों, स्वास्तिक आप लोग जो पूछते हैं ना कि आज ब्राह्मण लेके बैठा हुआ है स्वास्तिक स्वास्तिक, भैया स्वास्तिक बुद्धिस्ट का ही है और बुद्ध से ही जुड़ा हुआ स्वास्तिक है। चूंकि मौर्यन से भी पुरानी वो ईंट थी और उसके भीतर जो दफनाया गया वो मौर्यन से भी पुराना था, तो उनसे पहले भी कोई स्वास्तिक, मौर्यन से भी पहले स्वास्तिक बुद्धिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे। और ये देखें तारे और फूल, ये सारे के सारे जो प्रतीक थे ये बुद्ध के थे। और फिर इनके ऊपर एक लंबा शिलालेख भी लिख दिए थे ताकि किसी को कंफ्यूजन न हो कि ये बुद्ध का है। ये तमाम जो प्रमाण है, सबूत हैं, दुनिया में आज तक किसी पुराने किसी भी जो लोग कल्पना करते हैं कि हमारा ये ईश्वर है, हमारा ये पैगंबर है, हमारा ये अवतार है, हमारा ये गॉड है, गॉड का बेटा है, किसी ने आज तक लिखवाया नहीं। बुद्धिस्ट लिखवा रहे थे भाई साहब। बुद्ध की संस्कृति जो है आप देखें कि कितने चतुर चालाक लोग थे, उस समय ये काम कर रहे थे। अरे दफनाने की परंपरा तो बहुत जगह है, क्यों नहीं आप लोगों ने लिखवाया, क्यों नहीं आपके सबूत मिलते हैं? इनके क्यों मिले, जबकि इनके हर चीज पे किसी ने कब्जा किया। भारत इतने सालों तक गुलाम रहा, इतने लोग आए गए, फिर भी बुद्ध की चीजें जो हैं ये लोग इतने चतुर चालाक थे कि जमीन के नीचे भी दफना के रखे थे। बेटा तुम ऊपर तो कुछ भी कबाड़ा लोगे, जमीन के नीचे तुमको पता भी नहीं चल पाएगा, हमारी चीजें तब भी सुरक्षित रहेंगी। तो ये था, आप देखे क्या लिखा हुआ था इस पे, शाली शलिल निधाने बुधाशा भगवते। और आप जानते हैं कि भगवत शब्द जो है वो बुद्ध के लिए ही इस्तेमाल होता है, पूर्व बुद्धों के लिए इस्तेमाल होता है। भगवतो कोड़ा गमनश्य, भगवतो शीघ्री, भगवतो शाक्य मुनि बुधासा। तो यहाँ से ये पता चला कि भैया भगवतो बुद्ध के बारे में ही ये चीज़ लिखा गया है, रिलिक्स ऑफ बुद्धा लॉर्ड, इसका ये मतलब हुआ। देखिए भगवत का ट्रांसलेशन उस समय वो लोग लॉर्ड कर दिए थे, क्योंकि ब्राह्मण ने बता रखा था कि भगवत मतलब देवी देवता होता है, लॉर्ड होता है, गॉड होता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे अंग्रेजों को ब्राह्मण ने हर पाली का मतलब जो है संस्कृत में बना बना के फंसा रखा था। तो यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस लोटे पर ये लिखा हुआ, ऊपर देखिए ना इसके गर्दन पे लोटे का जो नेक है, इस पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, धम्मलिपि टाइप का, अशोक से भी पूर्व धम्मलिपि में लिखा हुआ है। और अगर किसी को लगे कि ये कहाँ से चित्र इमेज, तो देख लीजिए यहाँ पे भारत सरकार की मोहर भी है, ध्यान से देख लीजिए, राइट साइड में नीचे भारत सरकार की मोहर है। और ये कोलकाता म्यूजियम में रखा गया है, जिसको भी डाउट है जाकर देख ले भाई साहब, साफ साफ लिखा हुआ वहाँ पे। और ये जो है प्रमाणिक चीज है वहाँ पे आज भी अवेलेबल है। अब कौन व्यक्ति होगा जो कह देगा कि भैया बुद्ध थे कि नहीं थे, उस पर कौन प्रश्न करेगा? अरे यहाँ पे सिर्फ रेलिक्स नहीं मिला है, सिर्फ स्तूप नहीं मिला है, लिखित लिख के भी दे दिया है उसने। अब लिखित मिल जाए, इतना सारा चीज मिल जाए, तो और भैया आपके क्या प्रमाण है कागज पे कि ये यहाँ से फ्लाई किया, ये वहां से उड़ गया, वो वहां से टपका, ये यहाँ से टपका, और मान लो वो प्रमाण नहीं होता है।
प्रमाण ये होता है जब उनके ही समय में वो ही खुद लिखित दे रहे हैं। ये उतना ही साइंटिफिक एविडेंस है जितना साइंटिफिक एविडेंस आज की डेट में हम मानते हैं कि आइंस्टीन मर जाएं, न्यूटन मर जाएं और उनकी कब्र पर हम लिखवा दें कि ये न्यूटन का ही कब्र है, ये जो है इनका ही कब्र है। ये चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे देखें। अब आगे देखें इसमें, और ये उस समय जो है पेपे ने ये पूरा अपने पढ़ के, चूँकि उन्हीं को कलश मिला था तो उस कलश में जो जो लिखा था उसको लिखकर और कई जगह भेजते थे कि भैया ट्रांसलेट कर दीजिए, आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। सबसे वो वेरीफाई करवाते थे कि इस पर लिखा हुआ क्या है। इसके भीतर ये आपको देखें कि ये कॉइन टाइप का मिला हुआ था जो गोल्ड का था, और इस पे आप राइट साइड में देखें तो ये स्वस्तिक बना हुआ है। यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है और ये बुद्धा के रेलिक्स के साथ मिला हुआ है। दोस्तों, स्वास्तिक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो व्यापार होता था तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता तक गया, और इसको जो है भारत का चूंकि श्रमण परंपरा का हिस्सा रहा है स्वास्तिक, तो बुद्ध के साथ भी, बुद्ध के समय में भी स्वास्तिक जो है बौद्धों का ही रहा, क्योंकि श्रमण परंपरा का हिस्सा था। और उनके मृत्यु के साथ उनके रेलिक्स के साथ भी मिला, जहाँ साफ साफ लिखा है कि ये बुद्ध की ही अस्थि है, वहाँ पे भी ये बनाया गया है स्वास्तिक। शेर भी बनाया गया है इसमें। दोस्तों, ये सबूत होता है। जिसको भी डाउट है कि स्वास्तिक किसका है, अपना कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर लीजिएगा। नीचे लिखा भी गया है वन ऑफ द गोल्ड डिशेस विथ लायन एंड स्वास्तिका। किसके साथ? तो बुद्धा रेलिक्स के साथ अंदर मिली है दोस्तों ये। और देखें, ये पिपराहवा का जो स्तूप के नीचे वो जो तरह तरह के वेसल्स थे उसमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये देख लीजिए ध्यान से, सारा चीज़ सुरक्षित है ये अभी भी। ये देखें, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कलाकृति। ये जो है स्टोन्स जो हैं तरह तरह के क्रिस्टल टाइप के जो स्टोन, और ये तारे टाइप के, फ्लावर टाइप की ये चीज़ें बनाए गए थे, वो उसमें साथ में रखे गए थे। ये देखें, ये सारी चीज़ें उसमें मिली हुई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखें, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे त्रिरत्ना मिला हुआ है। जो सांची का स्तूप बाद में बनाया गया है ना, उसमें ये त्रिरत्ना आप जो देखते हैं, त्रिशूल टाइप का ये आपको दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें सोचिए, बुद्ध को जब दफनाया जा रहा था, जब बहुत ज़्यादा स्तूप नहीं बने थे, तब भी ये चीज़ें मिल रही हैं। इसका मतलब कि त्रिरत्न वगैरह जो है बुद्ध के समय में भी प्रचलित था और श्रमण परंपरा का ऑलरेडी हिस्सा था। और ये चीज़ें वहाँ पे बना लिया गया है नेपाल में ज़रूर, लेकिन भविष्य में जब ये सारी चीज़ें कंपाइल की जाएंगी तो इसे भारत का ही हिस्सा घोषित करना ही पड़ेगा।